इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली इनशाओ को देख पाते हैं, जो कि मास्टर जिया के अल्केमी रूम में कल्टीवेट कर रहा था। उसके आसपास काफी सारे प्राचीन रून्स फ्लो होने लगे और अब फाइनली युनशाओ ने अपनी आंखें खोली। वो कह रहा था कि ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन आर्ट तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके ओरिजिन के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर ऐसी सीक्रेट आर्ट काफी ज्यादा भयानक मानी जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मरने से पहले ही मैंने इस आर्ट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ग्रेट एक्सपेंशन आर्ट को लिखा भी नहीं जा सकता और ना ही इसे विजुअलाइज करके हमारे माइंड स्पेस में रिस्टोर किया जा सकता। मैंने इस आर्ट को न जाने कितनी ही बार अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मैं नाकाम रहा और उतने में वो सारे एंशिएंट रून्स उसकी बॉडी में समाने लगे, जिससे युनशाओ की सोल काफी ज्यादा पावरफुल बनी थी। ग्रेट एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने अपनी सोल को फर्स्ट ईयर पर पहुंचा दिया और इतना ही नहीं, उसकी बॉडी भी अब पहले से मजबूत बन गई। उसकी बॉडी और सोल दोनों भी फर्स्ट ईयर पर पहुंच गए थे। साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद प्राइमल एनर्जी भी अब वन ओरिजिन realm के मिडल लेवल तक पहुंच चुकी थी। यानी कि युनशाओ सिर्फ अपनी बॉडी को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहता, बल्कि साथ ही वो अपनी सोल पावर और ची पावर पर भी काम कर रहा था। इसे ही 3 वे ऑफ कल्टीवेशन कहा जाता। जब वो एम्परर फेयांग था तब उसने इसी तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। उस वक्त ये प्रोसेस उसने काफी लेट स्टेज में शुरू की थी, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता और यही रीजन था कि उसने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत करते साथ ही 3 वे ऑफ कल्टीवेशन को भी स्टार्ट किया। अगर उसने अपनी बॉडी, सोल और ची पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया तो डिवाइन realm का फाउंडेशन बिछा सकता है, मगर डिवाइन realm के फाउंडेशन को फोर्ज करने से पहले उसे फिनिक्स के ट्रू फ्लेम की जरूरत पड़ेगी और ये ट्रू फिनिक्स फ्लेम एक चट्टान पर सील थी। खैर, अब जैसे युनशा अपनी कल्टीवेशन से बाहर आया, मास्टर जिया तुरंत ही उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था, यंग मास्टर चलो फाइनली आप 5 दिनों के बाद कमरे से बाहर आए। उतने में युनशा उससे पूछने लगा कि मास्टर जिया, क्या आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे? बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो मास्टर जिया उससे कहने लगा कि यंग मास्टर, मैं आपकी जितनी भी तारीफें करूँ वो कम होगी। आपने मुझे जो सोल रिफाइनिंग आर्ट दी थी उसने मेरी बॉडी में मौजूद सारे पॉइजन को वैनिश कर दिया। इतना ही नहीं, मेरी सोल पावर अब पूरी तरह से रिकवर हो गई। इनफैक्ट मैं तो अल्केमी की फर्स्ट लेवल के पिक पर पहुंच चुका हूँ। ये सब आपकी सोल रिफाइनिंग मेथड के अलावा नहीं होता। जिस पर युनशाओ कहता है, अरे बाप रे, तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लग रहा कि तुमने डिवाइन realm को अचीव किया। ये तो बस मामूली सी अचीवमेंट है, इस पर इतना खुश होकर अपनी एनर्जी जाया मत करो। जब तुम छठी रैंकिंग वाले ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट बनोगे तब जितना चाहे उतना सेलिब्रेट करना। उस लेवल पर पहुंचने के बाद ही तुम मुझे पार्टी दोगे। जिस पर मास्टर जिया हैरान होते हुए कहने लगा कि क्या आप वाकई अल्केमिस्ट की छठी लेवल की बात कर रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल है। उस लेवल को तो बस एक टैलेंटेड अल्केमिस्ट ही हासिल कर सकता और मेरे पास उतना ग्रेट नॉलेज नहीं। जिस पर युनशाओ कह रहा था, मास्टर जिया मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अपने टैलेंट के दम पर तो तुम कभी भी छठी रैंकिंग को हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम्हें मेरे बताए हुए हर एक काम को पूरा करना होगा। अगर तुम मुझे खुश रखो तो मैं तुम्हें छठी रैंकिंग पर पहुँचा दूंगा। अब ये सुनते साथ ही मास्टर जिया ने तुरंत ही उसके सामने अपना सिर झुका दिया। वो कह रहा था, यंग मास्टर आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ। आप चाहे मुझसे गधे जैसी मेहनत करवाए, मैं बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं करूँगा और हाँ, आपके गाइडेंस को भी मैं कभी जाया नहीं होने दूंगा। आपने कहा था कि मैं एक ईवल पर्सन हूँ, तो आपकी खातिर मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि पहला तुम काफी ज्यादा बदतमीज थे और तुम्हारा वही फॉर्म मुझे काफी अच्छा लगा। अब ये सुनकर मास्टर जिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि वाकई उसने अच्छा इंसान बनना चाहिए या फिर उसका बदतमीज रहना ही सही होगा। जिसके बाद ये दोनों भी अल्केमी हॉल में पहुंच जाते हैं। जिया तुरंत ही बताने लगा कि अरे ये तो हमारे अल्केमी हॉल के मास्टर हैं। ये न जाने कितने ही सालों से सेक्लूजन में थे, तो फिर आज अचानक से ये सेक्लूजन से बाहर कैसे आ गए? दरअसल इस एल्डर का नाम था शूहुन और ये अल्केमी हॉल का प्रेसिडेंट है। युनशाओ दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तीसरी लेवल का अल्केमिस्ट होकर भी खुद को एक मास्टर बोलने की जरूरत दिखा रहा। दरअसल टीचर लियो और मेंग इसी मास्टर से मिलने आई थी। वो मास्टर शूहुन को बताती है कि प्रिंसेस रूशु की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए राजा ने आपको समन किया है। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्रिंसेस का इलाज करें। उतने में ही मेंग भी उस बंदे के सामने रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज प्रिंसेस रूशु को बचा लीजिए, वो काफी ज्यादा तकलीफ में है और मैं अपने दोस्त की ऐसी हालत नहीं देख सकती। वहीं पर जब ये बात युनशाओ को पता चली तब वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि प्रिंसेस रूशु उसकी भी बहुत अच्छी दोस्त है। और तभी मास्टर शूहुन इन दोनों को बताने लगा कि माफ करना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रिंसेस को बचाना नहीं चाहता,
बस मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं प्रिंसेस को क्योर कर सकूं। प्रिंसेस रूशु ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुई थी। उस वक्त भी उसका लाइफ स्पैन बस 6 सालों का था। मगर हमारे राजा अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने प्रिंसेस रूशु को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमारे किंगडम में जितने भी पावरफुल रिसोर्सेज थे उन सभी को उन्होंने जमा किया, जिसके बाद एक 5वीं रैंकिंग वाले अल्केमिस्ट को समन किया गया। वो अल्केमिस्ट वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड था। उसने एक सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शन का यूज करके हमारी प्रिंसेस की लाइफ को 10 सालों से बढ़ा दिया। मगर प्रिंसेस 16 साल की हो चुकी है, इसलिए उसका क्योर पूरी तरह से खत्म हो गया। माफ करना मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो कि प्रिंसेस रूशु की जान बचा पाए। अभी सुनकर ही टीचर लियो काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो कहती मास्टर शुहुन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, चाहे वो क्योर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों ना हो, प्लीज हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मास्टर शुहुन कहते हैं हाँ एक तरीका तो है, लेकिन वो मेथड काफी ज्यादा मुश्किल होगी। उस 5वीं रैंकिंग वाले अल्केमिस्ट मास्टर ने बताया था कि अगर हम 8वीं ग्रेड के सुप्रीम ड्रैगन यांग पिल को हासिल कर पाए तो प्रिंसेस को बचाया जा सकता। वो ड्रैगन पिल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि प्रिंसेस की मेरिडियंस को भी रिपेयर कर सकती। जो सुनकर मास्टर जिया बताने लगे कि इस पिल को रिफाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसी पिल तो 8वीं रैंकिंग वाला एक अल्केमिस्ट टेम्परर ही रिफाइन कर सकता, और हजारों सालों से कोई भी बंदा 8वीं रैंकिंग पर ही पहुंच नहीं पाया। ये तो बस लेजेंडरी किस्से हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मास्टर शुहुन भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वो भी 8वीं रैंकिंग को हासिल नहीं कर सकते। जो सुनकर युनशाओ कह रहा था कि सब के सब बेवकूफ हैं। जो सुनकर मास्टर जिया उससे पूछने लगा कि बताया इस बार मैंने कौन सी गड़बड़ी की, जिस पर युनशाओ कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा, बल्कि मुझे तो उन लोगों पर गुस्सा आ रहा जिन्हें लगता है कि ब्रोकन मेरिडियन को रिपेयर नहीं किया जाता। उनके हिसाब से ब्रोकन मेरिडियन का बस एक ही इलाज है, फायर ड्रैगन सुप्रीम यांग पिल। मगर ये तो सरासर झूठ है। अगर हम सिर्फ गोल्डन निडल का भी यूज करें तो भी ब्रोकन मेरिडियन को रिपेयर किया जा सकता। बस उन निडल को सही पॉइंट पर सेट करने आना चाहिए। इस प्रोसेस को गोल्डन निडल एक्यूपंक्चर कहा जाता है। अब टीचर लियो तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान थी। ये बंदे ऑलरेडी युनशाओ के नॉलेज को लेकर काफी क्यूरियस हैं, और इस बार तो युनशाओ ने उसकी क्यूरियोसिटी को सीधे पिक पर पहुंचा दिया था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि युनशाओ मिंग के साथ मार्केट में पहुंच गया। इस बंदी को भी अपने लिए कुछ हर्ब्स खरीदने थे, तो वो वहाँ से रवाना हो गई। तब तक मास्टर जिया भी युनशाओ के पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था यंग मास्टर शायद आपको गोल्डन निडल की जरूरत है, लेकिन हमारे अल्केमी हॉल में आपको कई सारे टाइप की निडल्स मिल जाएंगी, तो फिर आप मार्केट में आकर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो। तो युनशाओ ने उसे बता दिया कि मुझे क्रिम्सन यांग निडल की जरूरत है, बताओ क्या तुम्हारे अल्केमी हॉल के पास ऐसी निडल मिलेगी। जिस पर मास्टर जिया कह रहा था क्या कहा क्रिम्सन यांग, ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है। तो युनशाओ से कहने लगा कि कई सारी बातें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगी, इसलिए तुम बस चुपचाप से मुझे फॉलो करो और मैं जो भी सामान खरीदूंगा उसका पेमेंट कर देना। वेल इसी दरम्यान युनशाओ ने नोटिस किया कि कुछ बंदे उसे फॉलो कर रहे हैं। युनशाओ कह रहा था कि मैंने लान फैमिली के दोनों बंदों को हरा दिया, तो क्या लान फैमिली मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मुझ पर एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हमारी फैमिलीज के दरमियान जो दुश्मनी है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर लान फैमिली को छोड़ दिया जाए तो फिर मेरा बस एक ही दुश्मन है। उस दिन भी लियांग ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। वो बंदा नहीं चाहता कि मैं पावरफुल बनूं। जब से मेरे ग्रैंडफादर सेक्लूजन में गए हैं तभी से वो बंदा हमारी फैमिली को कंट्रोल कर रहा, लेकिन ग्रैंडफादर को अगर सेक्लूजन में ही जाना था तो वो सबको बता कर जाते। 3 महीनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली, वो अचानक से ही गायब हो गए। खैर अगर लियांग मुझसे दुश्मनी लेना चाहता है तो ये उसे काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। जिसके बाद युनशाओ ने अपनी जरूरत के सारे हर्ब्स खरीद लिए थे। वो मास्टर जिया से कहता है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से पेमेंट कर दो। तो जिया बताता है कि आप पर मैं ऑलरेडी सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ, मेरे पास जितनी भी सेविंग थी वो सब की सब खत्म हो गई। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मगर युनशाओ को उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो युनशाओ से कहता है बाप रे तुम तो काफी ज्यादा कंजूस हो, तुम्हें तो पता है ना हम एक रॉयल मिशन पर आए हैं। हम दोनों चाहते हैं कि प्रिंसेस रूशु की जान बच जाए, तो इस काम में जितना भी खर्चा होगा रॉयल फैमिली वो सारा की सारा पे कर
कर देगी। इतना ही नहीं, हम तो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी प्राइस बता सकते हैं। अब ये सुनते साथ ही मास्टर जिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। युनशाओ कहता है कि ये पैसा कमाने का काफी अच्छा मौका था। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पेमेंट कर दूंगा। अब युनशाओ पेमेंट करने का नाटक कर ही रहा था कि उतने में ही मास्टर जिया ने अपनी स्टोरेज बैग बाहर निकाल ली। वो कह रहा था, यंग मास्टर, भला मेरे होते हुए आप पेमेंट कैसे कर सकते? ऐसी छोटी मोटी चीजों की आप बिल्कुल फिक्र ना किया करें। और इस तरह से मास्टर जिया ने खुद के पैसों से सारे हर्ब्स खरीद लिए। उस शॉप के बाहर आते साथ ही युनशाओ ने देखा कि मेंग भी एक हर्ब खरीदने की कोशिश कर रही, मगर उसके पास थोड़े से पैसे कम थे। उस बंदे से कह रही थी कि मेरे पास 50 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो मुझे ब्राइट ऑर्किड और स्नेक टंग फ्लावर की जरूरत थी। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि क्या तुम जानती हो वो हर्ब्स कितने ज्यादा रेयर है? 50 गोल्ड कॉइन देकर तो तुम बस इन्हें हाथ लगा सकती हो। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी बन जाओ तो ये हर्ब तुम्हारे हो सकते हैं। उसकी बकवास सुनते साथ ही मेंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो बंदा उससे कह रहा था कि मेंग, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को इन हर्ब्स की जरूरत है, अगर ये उसे नहीं मिले तो वो मारा जाएगा। और अगर सच बताओ तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ। अगर ये हर्ब्स तुम्हारे भाई को नहीं मिले तो 3 महीनों के अंदर ही मारा जाएगा। मैं लियांग जुन मास्टर जिया का पर्सनल डिसाइपल हूँ। अगर तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ तो मैं तुम्हारे लिए हर्ब्स ही क्या बल्कि लाइफ रिस्टोरिंग डीमन वाटर को भी रिफाइन करूंगा। मुझे अपना लो और अपने भाई की जान बचा लो, तुम्हारा तो दोनों तरफ फायदा है। उसने देखा कि मेंग को उसकी बातें जरा भी अच्छी नहीं लगी, मगर वो इतनी मजबूर थी कि उस बंदे से कुछ भी बोल नहीं पाती। इधर युनशाओ ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वो मास्टर जिया से कहता है कि ये तुम्हारा ही डिसाइपल है, जिस पर मास्टर जिया गुस्से में बताने लगा कि अभी इसी पल मैंने इसे निकाल दिया, अभी बंदा मेरे अल्केमी स्कूल में दोबारा नजर नहीं आएगा। इधर वो बंदा मेंग को जबरदस्ती किस करने वाला था कि तभी उसके कान के नीचे एक जोरदार चमाट लग गई। तो उसने एक ही सेकंड के अंदर अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया, मगर उसके सामने तो उसका मास्टर था। अब जिया को अपने सामने देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो गया। उससे कह रहा था, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मगर जिया ने तो उसे एक और लाफा जड़ दिया। वो कह रहा था कि अपनी गंदी जुबान से मुझे मास्टर मत बोल। वो बच्ची इतनी ज्यादा परेशान है और ऊपर से तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। उतने में युनशाओ ने भी उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिससे वो फ्लाई करते हुए काफी दूर जाकर पटक जाता है। उसे तो लगा ही नहीं था कि मेंग को छेड़ना इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। मास्टर जिया और युनशाओ ने एक साथ मिलकर उस बंदे की काफी अच्छी धुलाई लगा दी थी। अब तो ये कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वहीं पर युनशाओ मास्टर जिया से कहने लगा कि अच्छा तुमने इसे स्कूल से निकाल दिया, ऐसे फालतू लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और तुमने भी उसे चमाटे जड़ के काफी सही सबक सिखाया। बस एक बात याद रखो, ये बंदा दोबारा कभी तुम्हारे आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। उतने में ही मेंग इमोशनल होकर सीधे जाकर युनशाओ के गले लग गई। वो तो शुक्र मना रही थी कि युनशाओ ने सही वक्त पर आकर उसकी मदद की। तभी युनशाओ से कह रहा था कि तुम्हें जितने भी हर्ब्स की जरूरत है वो सब मैं देख लूंगा, और हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, बंदा कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। साथ ही वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर लियांग मुझ पर अटैक करना चाहता है तो वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। काफी देर से उसके बंदे मुझे फॉलो कर रहे हैं, अब तो उन्हें एक्शन लेने का बहाना मिल गया। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, ली युनशाओ को चारों ओर से घेर लिया गया। एक बंदा उसे बता रहा था कि हम डिवाइन गार्ड्स हैं, ली युनशाओ को छोड़कर बाकी के सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये सुनते साथ ही पूरा स्ट्रीट खाली होने लगा। उनमें से एक बंदा कहता है कि स्ट्रीट पर तुमने शोर शराबा करने की जरूरत कैसे दिखाई? तुमने तो एक बंदे को काफी बुरी तरह से पीट दिया। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि मार्केट का इलाका स्टेट गार्डियन डिवाइन गार्ड्स के अंडर नहीं आता। मेरे ख्याल से तुम लोग लियांग के पालतू कुत्ते हो, पता नहीं उसने कितने पैसे देकर तुम सभी को खरीद लिया। जो सुनते साथ ही एक बंदे ने फटाफट से अपनी फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए युनशाओ पर हमला कर दिया, मगर युनशाओ फैंटम शिफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। उसने पहले अटैक को तो डॉज कर दिया, मगर सेकंड अटैक में वो घायल हो चुका था। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि उसका अपोनेंट तीसरी रैंकिंग का कल्टीवेटर है, यानी कि इन सब से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।